आप सबों का अभिनंदन, अभिवादन। गुड मॉर्निंग। आपको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। अभी शुभकामनाएं हम लोग एक दूसरे को दें। हेलो शशि मैम। ना मैं बोल रही हूँ। तो हमको ये ध्यान रखना है कि एक करके बोलेंगे, और जब गवर्नर साहब बोलेंगे तो सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे। और जब जिसकी बारी आए, एंकर का बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, वंदना जी का। वो थोड़ा सा ध्यान देंगी कि किसको कैसे मैनेज करना है और उसी टाइम उसको ऑन करें या ऑफ करें। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नर साहब ठीक 11:30 पे ज्वाइन करेंगे कार्यक्रम को, तो सभी लोग उसमें उसी के अनुसार जी सर, अवश्य जाए और दी गई समय सीमा का पालन करेंगे सभी लोग। ओके ओके, थैंक यू। और मुझे लगता है अभी प्रोफेसर राजपूत ज्वाइन करेंगे शायद। ये सर ज्वाइन कर लिए हैं, सर ज्वाइन कर रहे हैं। एंड गुड मॉर्निंग प्रोफेसर मिजुकामी। ये मिजुकामी साहब वहां से ज्वाइन कर रहे हैं, ओसाका से। जी जी, जापान से, जी ओसाका से। ठीक है। हाँ, सारे लोग फोन अपना साइलेंट मोड में रखेंगे, और ये शशिकला नहीं ज्वाइन करना है। शशिकला जी, आप बात नहीं कर रहे हैं तो माइक ऑफ करिए जी। नहीं, कैमरा ऑफ, माइक ऑन। ठीक है। अभी सारे लोग रेडी रहेंगे। 11:30 पे हम कनेक्ट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय को आप लोगों के साथ। तो तब तक सभी लोग अपना बाकी जो मोबाइल वगैरह पे जो बात जिसको करनी है वो कर लें, और उसके बाद फिर हम कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। अब मेरी आवाज आ रही है साफ? जी मैम, आ रही है। जी मैम, अब स्पष्ट है। जी, मुझे साफ आ रही है वंदना जी। ठीक है सर।
अभी हमारे एक गेस्ट नहीं आए हैं, दुबे सर।
माननीय राज्यपाल महोदय अब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और आप सभी लोग जो भी दिए गए निर्देश हैं, जो भी आपसे अनुरोध किए गया है, आशा है उसका पालन करेंगे। नमस्कार ही सभी को। प्रारंभ करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रणाम सर, मैं शशिकला त्रिपाठी। बहुत बहुत नमस्कार शशिकला जी। जी जी प्रणाम सर। नमस्कार राजपूत साहब। वंदना जी कार्यक्रम का शुरुआत करें। शायद वंदना जी का नहीं हो पा रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर एस.एन. दुबे जी, प्रबंधक। जी सर, मैं उपस्थित हो चुकी हूँ और यहाँ पर वर्णानां अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आप सबों का स्वागत है, हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। मानस दीप पूजा से हम शुरुआत करेंगे कार्यक्रम का कि शुभं करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन वंदन और आप सबों को इस बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं काशी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि विदित है, आज का विषय नई शिक्षा भाषिक संदर्भ और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य विषय त्रिदिवसीय संगोष्ठी आज से शुरू हो रही है। आज इस उपलक्ष्य में हम सबों के मध्य विशिष्ट जन जुड़ चुके हैं। साथ में श्री एस.एन. दुबे जी, हमारे प्रबंधक बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट के प्रबंधक, हमारे परिवार के अभिभावक को मैं अतिथियों के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। आप सरल सहज विनम्र स्वभाव के धनी आदरणीय दुबे जी निरंतर अपनी प्रेरणा से महाविद्यालय को गतिमान करते हैं। आदरणीय सर, आपका स्वागत है। अतिथियों के स्वागत हेतु आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल राजस्थान आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, भारतीय प्रतिनिधि कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एमरिटस तोमियो मिजाकामी, ओसाका विश्वविद्यालय जापान, मेरी सहकर्मी प्रोफेसर अलका सिंह, प्रिंसिपल वसंता कॉलेज फॉर विमेन, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी, अध्यक्ष हिंदी विभाग वसंता कॉलेज फॉर विमेन, वंदना जी, इस महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी उपस्थित शिक्षाविद एवं मित्रों, आज का दिन एक विशेष दिन है जो कि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया और वसंता कॉलेज फॉर विमेन के 160 वर्ष के इतिहास में विशिष्टता से अंकित किया जाएगा कि आज माननीय राज्यपाल राजस्थान परम आदरणीय कलराज मिश्र जी ने इस विद्यालय के निवेदन पर इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। हम लोग तो चाहते थे कि माननीय राज्यपाल महोदय गंगा किनारे स्थित
350 एकड़ भूमि में चल रहे 107 वर्ष पुराने इस शिक्षा केंद्र के प्रांगण में आकर हम सभी को अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करते। पर माननीय, हम आपकी डिजिटल उपस्थिति के लिए भी बहुत बहुत आभारी हैं और माननीय, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर एमरिटस तोमियो मिज़ोकामी, ओसाका विश्वविद्यालय, जिनका हिंदी भाषा से प्रेम एवं इसके प्रचार में उनका सराहनीय जो प्रयास रहा है, आज उनकी उपस्थिति के लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनका स्वागत करता हूं। महोदय, राजघाट की यह भूमि बहुत सेक्रेड है। पुराना काशी शहर यहीं बसा हुआ था। बगल में जो एसाई की खुदाई हुई है, उससे साबित हुआ है कि यहाँ ईसा सदी 800 वर्ष पूर्व विकसित सभ्यता पनप रही थी। पुरातत्ववेत्ताओं ने यह भी माना है कि भगवान बुद्ध बौद्ध गया से सारनाथ जाते समय यहीं पर उन्होंने गंगा पार किया था और इस धरती पर विश्राम किया था। आज का यह आयोजन इस शिक्षा संस्थान ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज नई शिक्षा नीति 2020 पर विचार करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया है, जो एक सचमुच ऐतिहासिक कदम है। पद्मश्री प्रोफेसर राजपूत, जो कि शिक्षा जगत के नामी हस्ताक्षर हैं और संप्रति यूनेस्को में उनके कार्यकारी बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनकी उपस्थिति के लिए भी आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर इस संगोष्ठी में आने का कष्ट किया। आपका स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, जो है कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु की उपस्थिति के लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा 34 वर्षों के बाद लाई गई है। इस शिक्षा नीति की दृष्टि भारतीय लोकाचार एवं प्राचीन ज्ञान से जुड़ी हुई है। इससे शिक्षा में आमूल परिवर्तन आएगा। समग्र शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर इस शिक्षा नीति ने जोर दिया है। महोदय, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन पिछले 9 दशक से ज्यादा अवधि से इसी तरह की शिक्षा अपने विद्यालयों में छोटे पैमाने पर चला रहा है, जिसके 6 विद्यालय हिंदुस्तान में, 1 इंग्लैंड में और 1 यूएसए में चल रहे हैं। मैं नई शिक्षा नीति पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहुत विद्वानविद और शिक्षाविद यहाँ पर उपस्थित हैं और इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। प्रसन्नता कॉलेज के मेरे सभी सहकर्मी, सभी उपस्थित शिक्षागण, शिक्षक, विद्यार्थीगण एवं प्रेस प्रतिनिधियों जो यहाँ आए हैं, उनकी उपस्थिति के लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी, डॉक्टर वंदना झा, सीमा पांडे और इस कॉलेज के हिंदी विभाग के सभी सहकर्मियों को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस वैश्विक संगोष्ठी को, जो कि इस नई शिक्षा नीति के विषय में हम लोगों को और ज्यादा जानकारी देगी और इसमें भाग लेने से हम सब लोगों का ज्ञानवर्धन होगा और यह आयोजन सार्थक होगा। पुनः अंत में मैं महामहिम राज्यपाल को पुनः स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। माँ मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं। इस भाव को संजोने वाली हमारी हिंदी की विभागाध्यक्षा, इस कार्यक्रम की संयोजिका और वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी जी को, दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे विषय स्थापित करें। आप वरिष्ठ आलोचक हैं। आपने 10 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। देश के विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में आपके लेखन को देखा जाता है। आपकी मुख्य पुस्तक में राजेंद्र यादव, कथ्य और दृष्टि, अर्धशती के उपन्यासों में स्त्री
साहित्य की वैचारिकों के अलावे भाषा साहित्य के समकालीन प्रश्न पर विचार और विमर्श किया है। शिक्षा और संस्कृति की चुनौतियों जैसी पुस्तकों की आप रचनाकार हैं। दीदी, आपका स्वागत है। आप के मन में जो इस संगोष्ठी को लेकर भावनाएं हैं, जो विचार है, आप उसे विषय स्थापन के द्वारा प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। धन्यवाद वंदना। वसंत महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आभासी मंच से जुड़े हुए माननीय राज्यपाल महोदय, विशिष्ट अतिथि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, पद्मश्री प्रोफेसर JS राजपूत जी, पद्मश्री प्रोफेसर तोबियो मिजोकावे जी, हमारे अभिभावक आदरणीय दुबे जी, प्राचार्य अलका सिंह जी और देश विदेश से जुड़े श्रोता वृंद, सुधीजन, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस विषय के परिकल्पना में मेरे भीतर कई सवाल उभर रहे थे। उन सवालों के समाधान के लिए मुझे लगा कि इस विषय पर परिचर्चा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो माध्यम की चर्चा होती है, और जब हम माध्यम की बात करते हैं तो अपने आप शिक्षा की बात उठती है। इस रूप में मैंने पढ़ा कि नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं पर बहुत ही तवज्जो दिया गया है कि भारतीय भाषाएं बच्चों के विकास के लिए सहज माध्यम बन सकती हैं। वह अपने जो है परिवार, आसपास, गांव गिराव, अपने जो है परिवेश में सहज रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें रटंत विद्या प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, और वह अपने एक भाषा के साथ अपनी सांस्कृतिक संपदा को भी बहुत ही सहज ढंग से संजो सकते हैं। मैंने देखा कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शाया गया है, और यह जग जाहिर है कि संस्कृत भाषा में जो ज्ञान विज्ञान के अनेक आयाम हैं, चाहे अंतरिक्ष ज्ञान हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे जो है कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिकता हो, राजनीति हो, वहां पे वे सारी बहुआयामी चीजें जो हैं जो हमारे समाज को, देश को ज्ञान दे सकती हैं, दिशा दे सकती हैं। तो फिर अपने आप में यह एक बहुत ही ठोस उदाहरण है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं में भी अपने देश का विकास कर सकते हैं, एक श्रेष्ठ नागरिक बना सकते हैं और देश का उन्नयन कर सकते हैं। जब मातृभाषा की बात आती है तो जन्मभूमि की बात आती है, भौगोलिकता की बात आती है, और तब लगता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसकी चर्चा आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण में की है। वहां प्रसंग ये है कि राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्गमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्गमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ मेरी चिंता के कुछ कारण ये हैं, कुछ शक की गुंजाइशें ये हैं कि हम भाषा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता की भी बात उठती है। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, वह मुख्य भाषा मानी गई, लेकिन जो अंग्रेजी है उसको सहायक भाषा के रूप में रखा गया। और यह तब तक जब तक जो है सारे हिंदुस्तानियों के मन में हिंदी के प्रति एक सहज सम्मान और स्वीकार्यता का भाव ना आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि 74 वर्षों के बाद भी अभी भी सभी संस्थानों में, प्रशासन में, न्यायालय में अंग्रेजी का वर्चस्व है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बच्चे भारतीय भाषाएं पढ़ेंगे छोटी कक्षाओं में, जैसे 1 से 5 तक, या आगे चलकर 8वीं तक, या आगे की भी जो है कक्षाओं में, तो फिर उसके बाद वो कौन सी भाषा को स्वीकार करेंगे, अंग्रेजी या हिंदी? मुझे लगता है
कि अंग्रेजी का जो परिदृश्य है वह वैश्विक है और हिंदी अपने ही देश में हीनता की शिकार है लोगों के द्वारा, उसको वह मान सम्मान प्राप्त नहीं है जो मिलना चाहिए। हिंदी के प्रति हिंदी भाषी ही उदासीन है। हिंदी के लिए इतने संस्थान बने हैं देश विदेश में और तमाम जगहों पे लोग हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हिंदी के सारे प्रयास इसलिए फूटे घड़े में पानी डालने जैसा सिद्ध होता है, क्योंकि अभी भी जो सर्वोच्च संस्थान है वहां पर क्या है कि वहां पर किसी भी तरह से हिंदी को वह वर्चस्वता नहीं मिली है, जबकि सच ये है कि हिंदी का प्रयोग, भारतीय भाषाओं का प्रयोग कंप्यूटर में प्रौद्योगिकी से जुड़कर खूब हो रहा है। इस कोरोना काल में हमने पाया कि किस तरह से लोग विकिपीडिया पर अपनी ही भाषाओं में अपनी संस्कृति का परिचय पाना चाहते हैं, वो देख रहे हैं। यहाँ पे सवाल यह भी है कि नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रविष्टि दी जा रही है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही चीजों में किस तरह से कैसे तारतम्य बन पाएगा। दूसरी चीज कि जब हम अपने राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो आए दिन हम देखते हैं कि तमाम प्रांतों में लोग तरह तरह के जो है भ्रम पालकर हिंदी भाषियों के प्रति एक वैमनस्य का भाव रखते हैं। आए दिन इस तरह की स्थितियां घटित होती हैं। तथ्य यह है कि भाषा अगर एकता का सूत्र पिरोती है तो भाषा के द्वारा विखंडन भी होता है, देश बटे हैं, यह हम सब जानते हैं। तो इन स्थितियों में मेरी चिंता में भाषा को लेकर यह सवाल बहुत ही ज्यादा जो है जटिल रूप में सामने आता है कि आखिर वह कौन सी भाषा हो जो शिक्षा का समुचित माध्यम हो, जिससे विकास हो सके, हमारी नई पीढ़ी उच्च पायदानों पर पहुंच सके, वह जो है एक सक्षम भारतीय बनकर देश का कल्याण करे और वह विश्व में अपना परचम फैलाए। दूसरी ओर देखते हैं कि विदेशों में हिंदी का ध्वज लेकर चलने वाले बहुत से लोग हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रवासी लेखन के द्वारा हम देखते हैं कि हिंदी का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हुआ है। हिंदी फिल्में बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं, हिंदी गाने लोग गुनगुना रहे हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जहाँ पे 6 भाषाएं हैं, उसमें 7वीं भाषा के रूप में हिंदी को मान सम्मान दिलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हिंदी अपने ही देश में वह सम्मान नहीं अर्जित कर पा रही है जिसकी वह हकदार है, तो हम उसको 7वीं भाषा के रूप में किस तरह से कैसे प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। शिक्षा का निजीकरण का प्रश्न भी इस तरह से मन में सवाल पैदा करता है कि जो भारत की गरीब जनता है वह किस तरह से कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकती है। इन सारी स्थितियों में हमारा लक्ष्य भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्र के निर्माण में एक नई पीढ़ी को किस तरह से कैसे निर्मित किया जा सकता है, इसी रूप में नई शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम एक नए भारत के निर्माण की दिशा में लगेंगे। कुछ बिंदुओं पर थोड़ा सा आप सबकी तरफ से सवाल जो मेरे मन में है उसका उत्तर पाने के बाद हमारी नई पीढ़ी जुड़ेगी। यहाँ मुझे याद आ रहे हैं जयशंकर प्रसाद, और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। हमारा देश एक विश्व गुरु की जो है परिकल्पना से जुड़ा हुआ है, वह गुरु बनकर पूरे विश्व को ज्ञान देता रहा है और आज समय आ गया है कि एक बार फिर वह जो है विश्व में अपने जयगान करा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बात और कहना चाहती हूँ कि यह सितंबर महीना हिंदी दिवस मनाने का
जो है माह रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, फिर हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा। मुझे लगता है कि यह जो मेरा आयोजन है वह एक तरह से हिंदी माह मनाने की शुरुआत के रूप में देखा जाए तो यह मुझे जो है इसमें खुशी होगी। जय भारत, जय हिंदी, प्रणाम आप सबको। धन्यवाद दीदी। भाषा ही अस्तित्व है, भाषा ही व्यक्तित्व है, भाषा ही इतिहास है, भाषा ही स्मृति है, भाषा ही परंपरा है। इसीलिए वाक्य या शब्द ही आत्म का निर्माण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं कि घर रहने के लिए नहीं, कहीं से भी वापस लौट आने के लिए होता है, और आज की यह संगोष्ठी उसी वापस लौट आने की ओर नई शिक्षा नीति के भाषिक संदर्भ और हिंदी के वैश्विक परिदृश्य के रूप में हम सभी मना रहे हैं। हमारे राज्यपाल महोदय जी जल्दी ही आने वाले हैं। उससे पहले आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपने उद्बोधन से हम सबों को प्रेरित करें, पुष्पित और पल्लवित करें। आप देश के प्रमुख शिक्षाविद, लेखक हैं। आप पूर्व में एनसीईआरटी के निदेशक के दायित्व पर आसीन रहे हैं। आपने एनसीटी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में आपने अनेक कार्य किए हैं। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत का आपने प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आपकी प्रसिद्ध पुस्तकों में टीचर एजुकेशन इन इंडिया, रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यूज एंड एजुकेशन, एजुकेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड, फैंटेसीज एंड फोर्सेस, तमाम तरह की पुस्तकें हैं। जैसे कि क्यों तनावग्रस्त है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा एवं इतिहास, परिवर्तन की चुनौतियां आदि आपकी 11 से अधिक पुस्तकें हैं जो भारत में और विदेशों में जानी जाती हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें पढ़ा और जाना जाता है। आप शिक्षाविद हैं, आपको शिक्षा में बदलाव सुधार के लिए जाना जाता है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त, यूनेस्को द्वारा जैन आमोस कॉमेनियस मेडल द्वारा सम्मानित, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से नवाजे गए आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी को मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सर, आप आएं और आप अपने उद्बोधन से इस संगोष्ठी को जागृत करें। सर। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। उनकी उपस्थिति में मैं बोल रहा हूं, मुझे इसका गौरव है। प्रोफेसर मीज़ो कामी हिंदी की वैश्विकता को हमारे सामने निरूपित करते हैं। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर शशि प्रभा जी, प्रबंधक जी और सभी लोग जो इससे जुड़े हैं, उन सभी को मैं अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। 4 वर्ष लगे हैं इस नई शिक्षा नीति को बनने में। 2 समितियां बनी। पहली समिति में मैं भी जुड़ा हुआ था और मैं आपसे कह सकता हूं कि विश्व में इतना बड़ा लोगों के साथ संबंध नीति परिवर्तन के लिए के पहले कहीं नहीं और कभी नहीं हुआ था। मैंने 1992 में देखा है शिक्षा नीति कैसे बनी थी। मैं उसका भागीदार था, मंत्रालय में मैं अधिकारी था और बाद में भी चीजों को बाहर भी देखता हूं। और इस संपर्क में सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकली थी, जब हम लोगों से चर्चा कर रहे थे और हर प्रकार से हर वर्ग से की थी, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के बारे में सोचता है। 1960 में समस्या ये थी सबसे हमारे सामने कि लोग बच्चों को स्कूल भेजते नहीं थे, लड़कियों को नहीं भेजते। आज वहां से चलते हुए हम कहाँ पहुंच गए हैं। आज हर व्यक्ति न केवल लड़के लड़की दोनों स्कूल भेजना चाहता है, परंतु अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है। वो शिक्षा नहीं चाहता, वो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहती। जब अंग्रेज गए थे तो हम करीब 14-15% साक्षरता पर थे। आज हम लगभग 80 के करीब पहुंच रहे हैं। बहुत कुछ शिक्षा में सुधार हुआ है, दृष्टिकोण में सुधार हुआ है
और इस सारे सुधार के लिए लोगों ने सहयोग किया है। हमारी कमियां भी बहुत सी उभरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ा काम किया गया है और जो भाषा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है कि अंग्रेजों ने एक बड़ी छोटी सी नीतिगत वक्तव्य रखा था, अपने सामने लक्ष्य रखा था, टू सब्जुगेट इंडिया, इंडियंस मस्ट बी डिलिंक्ड फ्रॉम इंडिया। भारतीयों पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भारतीयों को भारत से अलग कर दिया जाए, भारत की संस्कृति से, भारत की भाषाओं से, भारत की विरासत से उन्हें हटा दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा हथियार जो था वो उन्होंने शिक्षा को ही लिया, जो हमारी पद्धति उसको ध्वस्त कर दिया, नई आरोपित पद्धति यहाँ ला करके रख दी और उस पद्धति के द्वारा उन्होंने हमारे दृष्टिकोण परिवर्तन में जो शिक्षित वर्ग था उसमें सफलता पाई। उसी का परिणाम है कि आज भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ें। 1800 देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक आयोग बनाया था, हंटर कमीशन इसको कहते हैं। वो उसका उद्देश्य तो वही था जो मैंने अभी एक वाक्य आपके सामने रखा, लेकिन उसका जो प्रतिवेदन है उसमें भी यही लिखा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारा विश्व इस बात को मानता है, सारे मनोवैज्ञानिक लोग मानते हैं, जो बच्चों को समझते हैं, उनकी प्रवृत्तियों को समझते हैं, उनकी बढ़ने की विधा को समझते हैं, वे जानते हैं कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। इस नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है वो यह नहीं है कि किसी एक विशेष भाषा को हम सबसे आगे बढ़ा दें। वो कहता है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषाओं में होनी चाहिए और उन मातृभाषाओं में भी कई स्थितियां आती हैं, कहीं बोलियां होती हैं, कहीं क्षेत्रीय भाषा अलग होती है, मातृभाषा अलग होती है, जनजातीय क्षेत्रों में समस्याएं दूसरे ढंग की आती हैं, उनके समाधान हम लोग ढूंढते रहें। लेकिन ये कहा गया किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। इसको हम थोड़ा और उस दृष्टिकोण से देखें। हमारे यहाँ बहुत दर्शन जो आधुनिक समय का शिक्षा दर्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण, वो प्राचीन को भी जोड़ता है और आधुनिकता को भी जोड़ता है। मैं श्री अरविंदो के 3 वाक्य आपके सामने रखता हूं। पहला वाक्य है कि शिक्षा निकट से दूर की तरफ जानी चाहिए। जो बच्चा जानता है, जो उसके मन में विचार है, जो शब्द हैं, जो कुछ उसने अवलोकन किया है, उसी को आगे बढ़ाना पहला कर्तव्य है, शिक्षा का पहला दर्शन। इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक शालाओं में महिलाओं को भी शिक्षिका होना चाहिए, क्योंकि जो घर का वातावरण है जहां माँ सर्वाधिक प्राथमिकता पाती है, संस्कार देती है, सब कुछ देती है, वही स्थिति बच्चे को लगे। स्कूल्स और घर के वातावरण में जितनी अधिक समरूपता होगी उतना ही बच्चे का प्रतिभा विकास और अच्छे ढंग से होगा। ये पहला सिद्धांत, ये भाषा नीति इसको मानती है और हर बच्चे को चाहती है कि हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा मिले, दबाव किसी पे न डाला जाए। अब ये माता पिता के ऊपर है कि वे इसको समझ पाते या नहीं। श्री अरविंदो ने दूसरी बात जो कही थी, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। बच्चा जो कुछ सीखता है वो डिस्कवर करता है, खोजता है। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा क्या है, जो पूर्णत्व मनुष्य के अंदर है उसी को उद्घाटित करने की प्रक्रिया। हम बच्चे की सहायता करते हैं और जब हम उद्घाटन करने में, खोज करने में सहायता करते हैं तो हमें उसका मानस मन उन्हीं शब्दों के पास प्रारंभिक स्थिति में होना चाहिए जो उसने पहले, जब से उसने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद सुनना प्रारंभ किया है या जो सीखा है, उसके ऊपर और कुछ करना। उसके साथ मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूं, क्रूरता होती है, वो से दूर रहना चाहिए और अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति संभव है वो और कहीं संभव नहीं। इसी को श्री अरविंदो ने तीसरे वाक्य में कहा कि मस्तिष्क को जो सीख रहा है उसके मनोभाव के मस्तिष्क को समझने के बाद ही उसके विकास में सहायता करनी चाहिए। बच्चे को समझिए, उसकी आवश्यकताओं को जानिए और इन आवश्यकताओं को जानने का साधन एक ही है कि आप उसकी मातृभाषा को जानें, आप उसकी जो बोली है उसे समझें, उसे आगे बढ़ाएं और इसके आगे आप चलें
तो आपको लगेगा कि मातृभाषा का कितना महत्व है। इसी को हमारे दूसरे बहुत बड़े शिक्षा दर्शन जिन्होंने बहुत क्षेत्रों में काम किया, जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव टैगोर ने एक बात कही थी जो आज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा हर बच्चे को ईश्वर 2 वरदान देता है। पहला वरदान है संकल्पना की शक्ति और दूसरा है विचारों की शक्ति, इसको कहते हैं पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन। और शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों को कुंठित कभी ना करे, और अगर कुंठित कर देती है, बांध देती है, उसे ऐसे वातावरण में भेज देती है जहां वो अपनत्व का एहसास नहीं करता, तो उसे क्या होगा? क्योंकि दोनों से जुड़े हुए 2 शब्द हैं, वो है जिज्ञासा। हर बच्चे के मन में विचार होते हैं, संकल्पना होती है, और इसी को हम जिज्ञासा के शब्द में भी अभिव्यक्ति देते हैं, वो हम दूसरे अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। और इस जिज्ञासा से, वैचारिकता से, संकल्पना से सर्जनात्मकता जन्म लेती है, क्रिएटिविटी होती है। और ये क्रिएटिविटी अन्य भाषाओं में भी हो सकती है, लेकिन तभी होगी जब आप अपनी भाषा में इसके लिए पूर्ण रूप से प्रवीणता प्राप्त कर लें। और इस नीति में जो एक और बात कही गई है वो है बहुभाषिकता। बहुभाषिक बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है। ऐसे बहुत से संस्थान हैं जहां मैं भी रहा हूं, जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होते हैं, जहां पर अनेक प्रांतों के लोग होते हैं। वहां मैंने बच्चों को देखा है कि किस प्रकार वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली सब एक साथ सीख जाते। 2-2.5 साल के बच्चे 4-5 भाषा बोलने लगते हैं। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है और इसका अनुभव किया है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता के पहले से 2-3 चीजों पर बहुत अधिक चर्चा हुई। मैं समझता हूँ दुनिया के किसी भी देश में स्वतंत्रता आंदोलन के पहले शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना इस देश में दिया गया। गांधी जी ने अपने प्रयोग किए। उन्होंने अफ्रीका के अपने आश्रम में बच्चों को मातृभाषा शिक्षा से ही शिक्षा मिले, इसलिए तमिल सीखी, अन्य भाषा